तमाम लोगों के पास जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैं किसी पार्टी में हूँ मगर तमाम पार्टी के भाइयों से बराबर अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ, क्योंकि हमारे मसाइल हम मिलजुल कर हल करेंगे। पार्टी तो पार्टी रहती है, पार्टी के लिए भी हम यकीनन बहुत डट के लड़ते हैं अपने मसाइल के लिए या अपने हक के लिए। ये टीआरएस जो पार्टी थी वो पार्टी कोई पावर पार्टी नहीं थी, ये पोराटम पार्टी थी, एक जहादी पार्टी थी, क्योंकि तेलंगाना में बहुत नाइंसाफी हुई और सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ। मुसलमान यहाँ के बादशाह करते। आज आप देखिए सच्चा साहब की रिपोर्ट बता दी है तो मुसलमान दलित से भी कमजोर हो चुके हैं। इसलिए मैं खलील भाई का हमेशा एक मैं खुद पहन रहा हूँ और सैयद अकरम मोहिउद्दीन साहब वाइस प्रेसिडेंट, मीर मोहसिन अली साहब सेक्रेटरी एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर। और मेरे भाइयों, यकीनन नई स्टेट हमारे लिए नई राह खोल रही है। ये स्टेट हासिल करने के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की। 1969 में भी एक बड़ा मूवमेंट चला, तकरीबन 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, मगर हमें तेलंगाना हासिल नहीं हुआ। वो एक वायलेंस का मूवमेंट था। हम तेलंगाना उसमें अपने प्रॉपर्टी हम जला चुके थे। एक ऐसा मूवमेंट था कि जहाँ देखो तशद्दुद था, मगर हमें मंजिल कुछ नहीं मिली। आप जानते हैं कभी भी कोई रास्ता तशद्दुद से हासिल नहीं होता। अगर आपको लड़ना चाहिए तो उसूल के साथ लड़ना चाहिए, अमन से लड़ना चाहिए। यकीनन केसीआर साहब 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति का क़याम अमल में लाए। उस वक्त पार्टी का एक ही एजेंडा था, हमारा तेलंगाना में हासिल करना चाहिए। मैं नूर कॉलेज से डिग्री कर रहा था, वहाँ पर खलील हुसैनी साहब को आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। वो अपने लेक्चर में कई बार कहा करते थे जितने छोटे स्टेट हो गए उतना लोगों को इंसाफ ही मिलेगा और खास तौर से मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। अक्सर बड़ी रियासतों में मुसलमानों को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। देखिए आपको तेलंगाना छोटी रियासत बनी, आज मुसलमानों की रिस्पेक्ट बढ़ी और आपकी दुआओं की वजह से मुझे डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया। ये मैं तो समझता हूँ ये मेरा कारनामा नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों की दुआ है, हमारे भाइयों की दुआ है। मेरा एक ही मकसद था, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, तेलंगाना की आवाम के साथ तो हर शोबे में भी। जब 1956 में हमें आंध्रा में मिलाया गया तो उस वक्त मुसलमान यकीनन एक पुलिस सेक्शन का वाकया थोड़ा खराब गुजरा। उसके लिए भी नेहरू, हमारे हिंदुस्तान के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू साहब से, हमारे निजाम सरकार जो यहाँ के बादशाह थे, उन्होंने बड़े अच्छे रफ्तार में उनसे बातचीत की थी। हमें 33 साल बरात देने का वायदा भी किया गया। अगर मैं समझता हूँ वो तहरीक नहीं निकालते पुलिस सेक्शन की कि हम हिंदुस्तान पे या जिस तरह हम एक फाइट करने का एक मंसूबा बनाएगा, वो शायद हमारे लिए बड़ी बदबख्ती थी। उसकी वजह से पुलिस सेक्शन हुआ, नहीं तो आज हमारा मौक़िफ़ बहुत अच्छा रहता। आज 33 साल तक तो ये लोग मान चुके थे कि हमारी जबान उर्दू जबान की हुकूमत चलेगी। हमारे को जो मुलाजिमत है उस वक्त हम 33% देते थे, उसमें कमी नहीं की जाएगी। मुसलमानों के जमीनात और जायदाद पर कोई किस्म की पाबंदी नहीं लगाएगी। खासतौर से निजाम के जो प्रॉपर्टी थे, एक ब्लू बुक बनाई गई थी, उसमें काफी प्रॉपर्टीज को सेव किया गया था, मगर उस वक्त कुछ हालात खराब होने की वजह से हर जगह कोई ना कोई चाहता है कि हमारी हुकूमत कायम रहो, तो वाक़या हुआ। उसके अलावा हमारी 400 साल दौर जो गुजरा, मुसलमानों को बहुत पुरअमन गुजरा। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरह थे। निजाम बादशाह थे कि यहाँ के वजीर आजम महाराजा किशन प्रसाद थे, यहाँ के जो पुलिस के कोतवाल थे वेंकट राम रेड्डी थे। उन्होंने दुआ की तरह हमें देखा हिंदू और मुसलमानों को। और आज जो आप देखते हैं डेवलपमेंट, वो पूरे का पूरा निजाम सरकार का। हत्ता कि सऊदी अरब में भी जब सबसे पहले मक्के और मदीने में लाइट आए तो वही हैदराबाद से जनरेटर सप्लाई किए थे। करंट का इंतजाम निजाम सरकार की जाने से किया गया। मुझे एक साहब बताए थे, उन्होंने आपके सऊदी अरब के प्रिंस से मुलाकात किया था, तो उन्होंने बताया, जब वो बताया कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ, उसके बाद कोई बात में निकली तो उन्होंने कहा कि इंडिया की शिनाख्त हैदराबाद से हमारे पास, क्योंकि हैदराबाद से उनको मदद जाती है। आज भी वहाँ के लोग हैदराबादी लोगों को लाइक करते हैं, जो पुराने लोग हैं। और नई नस्ल को तो कुछ तारीख नहीं मालूम है। मुझे और एक साहब बताए थे, उनका जो शेख था, उसका फादर जो है बहुत ज़ईफ आदमी था। जब उससे मिलाया गया कि हैदराबाद के, तो उसने फौरन उठकर हैदराबादी जो उनका मुलाजिम था उससे गले मिला कि हम जब गरीब थे तो आपके पास से मदद आई करती थी। वो आज बहुत लोगों को एहसास है, पुराने लोगों को। वो स्टेट थी दुनिया में सबसे रिचेस्ट स्टेट, निजाम स्टेट थी।
यहाँ पर जहाँ भी कोई भूखमरी आती तो हमारे से मदद की जाती थी, हमारी स्टेट से मदद हुआ करती थी। मगर हालात टाइम के हिसाब से बदले और उस वक्त निजाम में अच्छी तरह जानते थे कि डेमोक्रेसी चारों तरफ आ रही है, पर बदबख्ती की बात थी कुछ वाक़ात की वजह से हमारे साथ मुकम्मल नाइंसाफी। 56 तक तो स्टेट चलती रही, हैदराबाद स्टेट 56 में आंध्रा में मिलाया गया। उस वक्त सबसे पहले हम पर कंपल्सरी ये जबान की लागू किया गया। यहाँ की हम लोग उर्दू जबान में एग्जाम लिखे थे, उर्दू जबान यहाँ की मादरी थी, उसी में तालीम हासिल कर रहे थे, उसी में मुलाजिमत मिली थी। पर 1958 में इमीडिएट ये कहा गया कि विद इन ईयर आप लोग तेलुगु सीख लीजिए, नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो एक ही वक्त में तकरीबन 30-35 हजार लोगों को नौकरी से निकाला गया। उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग थोड़े सीखे, थोड़े चलता रहा माहौल। उसके बाद पेरेंट्स एक्ट लाया गया हमारे नवाबों के पास, जागीरदारों के पास। जब हम छोटे थे तो हम जहाँ भी जाते थे, लोग हैदराबाद से आए तो नवाब साहब बोल के पुकारा करते थे, जागीरदार साहब पुकारा करते थे। आज वो तहजीब चली गई हम पर, सिर्फ मुसलमानों पर, क्योंकि कुछ हिंदू भी मुतासिर हुए। पर आंध्रा में वो कानून नहीं था, तेलंगाना में टेनेंट्स एक्ट लगा गया। जिस नवाब के पास 5000 एकड़ जमीन थी उसे 60% जमीन काश्तकार को देना पड़ा, 2000 हो चुकी। उसके बाद हम पर सीलिंग एक्ट लगाया गया, क्योंकि मुसलमानों का कल्चर था, मुसलमान हमेशा जॉइंट फैमिली के कायल है। हम अपने माँ बाप से ना हमारा हिस्सा मांग सकते हैं, ना हमारी जायदाद मांग सकते हैं। उल्टा हम चाहते हैं कि अगर हमारी जान भी अपने माँ बाप के लिए लग गई तो हमारे लिए कुछ नसीबी की बात है। मगर हम पर ऐसा सीलिंग एक्ट नाफिज किया गया कि हम पर सिर्फ 51 एकड़ जमीन हमें दी गई, बाकी की जमीन हुकूमत जब्त कर दी। ये बंजारा हिल किसका था? ये जोबली साहब देख रहे हैं किसका था? ये माधेपुर किसका था? ये 100% मुसलमानों का था। आज हमको एक जमाने में लोग नवाब जागीरदार कहा करते थे, और आज हम खास तौर से बड़े बड़े लोग उमरा जो थे वो सनम एरिया में आबाद हो चुके। हालात पलटी जाते रहे, बहुत दिन चलते रहा। उसके बाद बाहर के कुछ हालात सुधरे और हम मुस्लिम भाइयों को बाहर जाने का मौका मिला। नहीं तो अगर बाहर का मौका नहीं मिलता तो मैं समझता हूँ कि आज हमें बहुत तकलीफ की जिंदगी गुजारना पड़ता था। अल्लाह ताला तो जरिया जरूर बनाता है, और आज हमारे लोग बाहर जाने लगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों की हालत खुशहाल हुए, पर उसके बावजूद भी NRI जितने लोग रहते हैं, मेरी नजर में 70% लोग तो यहाँ पर फिर वापिस आकर परेशान हो गए। 20-30% लोग अच्छे कंडीशन में है। शुरू में लोग हम देखे, बहुत अफसोस भी होता था, लोग आकर हकीकत कर रहे हैं, चिल्ले कर रहे हैं, ये दावत कर रहे हैं, वो दावत कर रहे हैं। पैसा हमारा पानी की तरह हम लोग एहतियात नहीं करें, फजूल खर्ची करते रहे। और एक बात का मुझे अफसोस भी है कि मुसलमान अक्सर फजूल खर्ची की तरफ ज्यादा मायल है। कंपेयर मैं बहुत से तकरीरों में बताया, आज दुनिया में अंग्रेज क्यों हुकूमत कर रहे हैं? हम कभी हमारे भाई के बारे में नहीं सोचते, हम कभी अपना पड़ोसी स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है नहीं सोचते, हमारे खानदान में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने बच्चे। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे कई जगह से इत्तला मिलती है कि जो लोग NRI थे वो अपने खानदान के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। मगर जो लोग यहाँ पर है, बहुत बड़े बड़े जरूरतमंद हजरात को देखा हूँ मैं, वो सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों के बारे में हो, पड़ोसियों के बारे में हो, कभी यही नहीं सोचते कि हमारे पैसे से वो तालीम हासिल करें। आपको एक छोटी मिसाल बताना चाहता हूँ। जब निजाम सरकार की हुकूमत थी, महबूब अली बादशाह की हुकूमत थी, उसी टाइम ये अंग्रेज लोग, देखिए क्या सारी दुनिया में जो अंग्रेजी फैल गई, उर्दू यहाँ के मादरी जबान उर्दू थी, सरकारी जबान उर्दू थी। उन्होंने आकर सेंट पॉल, मेथोडिस्ट, वो ग्रामर, कई एक स्कूल खोलकर लोगों में जबान का चलन ला। आज वही सऊदी अरब के पास दौलत आई, मगर तालीम पर कम खर्च हो रही है। हकीकत है ये बात। बहुत से हमारे जो मदद से रखते हैं, कुछ हजरात जाते हैं बाहर से, वो पैसे लाते हैं, वो खफा बोलकर 30-35% निकाल लेते हैं। बच्चे कुछ पहाड़ी शरीफ में एक आध स्कूल चलाते हैं, दीनी मदरसा चलाकर वही खत्म करते हैं। अगर शायद वो लोग अच्छा काम करते तो मैं समझता हूँ कि बाहर के गल्फ कंट्री से, मिडिल से इतनी मदद आती कि कोई भी एक आदमी हमारा अनपढ़ नहीं रहता। हमें आज हम नई स्टेट के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हमें तब्दीली लाना चाहिए। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। और आज मुसलमान तालीम से बहुत पीछे। मैं देखता हूँ मेरे पास रोजाना 50-100 यहाँ से कि भाई यहाँ गवर्नमेंट बन गई, नौकरी कब दे रहे भाई? अरे नौकरी ऐसा नहीं मिलती भाई, कभी गवर्नमेंट बन दीजिए, सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी प्रोग्राम लाएंगे उसके साथ इम्प्लीमेंट देंगे। अक्सर लोग अपनी माँ को लेकर आते हैं, माँ बहुत आजीजी शुरू कर देते हैं, रिक्वेस्ट